स्टूडेंट एकेडमी में खुशामदीद। आज का जो हमारा सेशन है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स को लेकर है। आज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो बात करने जा रहे हैं बेसिकली आज हम बात करेंगे न्यूली डेवलपमेंट हुई हैं जो मार्केट डिमांड थ्योरीज के अंदर, हम उस पर बात करेंगे। बेसिकली कुछ ऐसे इनोवेटिव वेज होती हैं जिसके अंदर जो मार्केट की डिमांड थ्योरीज हैं उनके अंदर इनोवेशंस आती रहती हैं और न्यूली वो टाइम टू टाइम होती रहती हैं। वैसे इनको न्यूली नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये है कि ये काफ़ी अर्सा रही है मार्केट के अंदर। लेकिन एक जैसे कहना चाहिए, देखें, एक था क्लासिक पीरियड इकोनॉमिक्स का और एक था मॉडर्न पीरियड। तो बेसिकली हम इसको मॉडर्न पीरियड ऑफ डिमांड या मॉडर्न थ्योरीज ऑफ डिमांड कह सकते हैं या समझ सकते हैं, क्योंकि वो जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस की थी, जैसे यूटिलिटी अप्रोच था, कार्डिनल अप्रोच था, ये तमाम चीज़ें जो डिस्कस की गई थी ये ओल्ड पैटर्न से, यानी ये क्लासिकल मॉडल से मिलती जुलती थी, ठीक है। लेकिन अब जो हम बात करते हैं वो 1936 के बाद के एरा पे बात करते हैं, जिसमें हमने केनेशियन की एंट्री देखी। केनेशियन की एंट्री आई, फिर केनेशियन के बाद बहुत सारे और इकोनॉमिस्ट आए जिन्होंने, रिकार्डो आया, रिकार्डो ने बहुत सारे काम किए। इस वजह से बहुत सारे ऐसे इकोनॉमिक्स को देखा जाता है जो एडम स्मिथ के फॉलोवर नहीं थे, जो केनेशियन स्कूल ऑफ थॉट के फॉलोवर थे। तो इनमें कुछ ऐसी डेवलपमेंट हुई जिस डेवलपमेंट को डिस्कस करना यहाँ बहुत ज़रूरी है, ताकि आप स्टूडेंट्स को समझ आ सके कि हम लोग किस लेवल पर या किस कंडीशन के ऊपर काम कर सकते हैं। तो ये तमाम मामला यहाँ डिस्कस करना अहम थे। पहले जो हमारे पास थ्योरी होती थी वो स्टैटिक मॉडल होता था। स्टैटिक मॉडल में ये होता था कि जहाँ पर हम ये देखते थे कि एक चीज़ अगर मार्केट में आई है तो वो बिकेगी ज़रूर, लाजमी बिकेगी, और उनको स्टैटिक से यानी वो उसमें कोई रेजिलियंसी नहीं थी, उसमें कोई लचक नहीं थी। मगर अब हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं डायनेमिक मॉडल की। डायनेमिक मॉडल ऑफ डिमांड में क्या था कि वो कहते थे कि वक्त के साथ साथ, टाइम के साथ साथ कंज्यूमर की प्रीफरेंसेस बदलती रहती हैं, कंज्यूमर की चॉइसेस बदलती रहती हैं, उसका मॉरल क्वालिटी स्टैंडर्ड बदलता रहता है, जिसकी वजह से डिमांड पर फर्क पड़ता है। यानी वो अपना बिहेवियर बदलता है हालात के हिसाब से। कभी कभार उस पर कोई एक्सपेक्टेशंस होती हैं, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस की वजह से वो डिमांड बढ़ा देता है किसी चीज़ की, या फिर वो अपनी इनकम प्रीफरेंसेस की वजह से डिमांड को कम कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि मार्केट में एक फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, एक लचक रहती है। जिस लचक को देखा जाता है कि उससे हम डिवाइड जो एनालाइज करते हैं तो वो स्टैटिक डिमांड नहीं हो सकती। हम ये नहीं कह सकते कि अगर एक गुड जो है वो 5 बिक रही थी एक साल में तो वो अगले साल भी 5 बिकेंगे, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अगले साल भी हो सकता है इनकम कम हो जाए, लोगों की इनकम पैटर्न्स कम हो जाए, या उसके सब्स्टिट्यूट गुड्स आ जाए मार्केट में, कॉम्पिटिटर्स कोई और ऑफर देते हैं कस्टमर को, जिसकी वजह से उसका जो ध्यान होता है वो किसी और गुड की तरफ भी डाइवर्ट हो सकता है। तो ये तमाम चीज़ें यहाँ डील करना और समझना ज़रूरी है कि पहले स्टैटिक मॉडल होते थे। स्टैटिक मॉडल में ये होता था, देखिए स्टैटिक मॉडल का मसला दूसरा क्या था। दूसरा मसला ये था कि वो लिमिटेड गुड्स थी मार्केट के अंदर, ठीक है, और लिमिटेड गुड्स के ऊपर ही काम होता था, ठीक है। अगर एक शख्स 15 रुपए की एक चीज़ बेच रहा है, ठीक है, एक गुड बेच रहा है 15 रुपए की, तो उसकी कोई अल्टरनेट गुड मौजूद नहीं है जो उसकी 9 रुपए की भी गुड हो, ठीक है। तो अब क्या होता था, अब ये होता था कि वो चीज़ जो बनाएगा वो बेचेगा भी। तो यहाँ यही सिस्टम देखा गया कि जो चीज़ बन रही थी वो बेच रही थी, तो उन्होंने स्टैटिक मॉडल पे किया हुआ था। लेकिन अब जो मॉडर्न बात करते हैं तो वहाँ डायनेमिक होते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा इकोनॉमी वास्ट हो गई है, बहुत ज़्यादा चीज़ें आ गई हैं, बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल लेवल पे काम हो गया, तो इस वजह से हम देखते हैं कि काफ़ी इंक्रीज हो गया है सिस्टम। अब क्या हुआ, अब हमने जब पहले देखा तो पहले क्या होता था कि अब मार्केट में एक ही गुड होती थी, तो कंज्यूमर के डाइवर्ट होने का कोई जरिया नहीं था, या कंज्यूमर रैशनलाइज नहीं होता था। लेकिन अब क्या होता है, अब आपकी कई कॉम्पिटिटर्स हैं, कई जगह वो बन रही है, कई रिसोर्सेज हैं, आपके पास बहुत ज़्यादा फाइन रिसोर्सेज हैं जिनसे आप काम कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा ऐसा कह सकते हैं कि बहुत सारा डाटा आपके पास ऐसा मौजूद है जिससे आप बहुत ज़्यादा कंज्यूमर को क्लैप्स कर सकते हैं। तो अब वहाँ मार्केट में क्या होता है, कंज्यूमर का अजीब सा बिहेवियर हो गया है। कंज्यूमर अपनी कॉग्निटिविटी के ऊपर जाता है, अपने बिहेवियर्स के ऊपर जाता है, उसे लगता है कि जी ये चीज़ मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद है, तो वो उस चीज़ को हायर करता है बजाय इसके कि वो इस चीज़ को देखे कि एक सिंगल गुड और सिंगल आइटम को देखे। तो इस वजह से क्या होता है, यहाँ पर भी एक लचक पैदा होती है मार्केट के अंदर, और उस लचक की वजह से क्या होता है, कंज्यूमर के पास बहुत सारी चॉइसेस हैं परचेज करने के लिए, ठीक है, यानी बहुत सारी ब्रांड्स हैं। जैसे अब मैं एग्जाम्पल लेता हूँ कि एक जीन्स है, ठीक है, उस जीन्स के ऊपर क्या है कि उसकी जीन्स की कई क्वालिटीज मार्केट में मौजूद हैं। एक
जो है वो 200 रुपए की है, एक 500 रुपए की है, एक 1700 रुपए की है, एक 2000 की भी है। अच्छा, 2000 की प्रीफर कौन करेगा? कंज्यूमर जिसको क्वालिटी बेस्ड चीजें चाहिए होंगी, जिसको क्वालिटी चाहिए होगी, ठीक है। लेकिन अगर कोई 200 रुपए की प्रेफर करेगा तो वो क्या करेगा? वो जस्ट यूज ऑफ गुड्स करेगा, यानी सिर्फ इस्तेमाल करेगा, ठीक है, और उसी इस्तेमाल के अकॉर्डिंग वो काम करेगा। तो यहाँ ये चीज देखी जाती है बड़ी इंपॉर्टेंटली कि जब कंज्यूमर के पास बहुत ज्यादा चॉइसेस आ जाती हैं, मार्केट में चीजें बहुत होती हैं, तो वहां पर भी वो अपना एक अजीब सा बिहेवियर शो कराता है और उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है। और जब इकोनॉमिकल बिहेवियर जब इकोनॉमिकल मार्केट के अंदर आते हैं तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि थ्योरीज का भी पैटर्न बदलता है। तो ये रिसेंट डेवलपमेंट जो थ्योरीज में हुई इस वजह से हुई। अब क्या हुआ, कंज्यूमर के पास बहुत ज्यादा नॉलेज आने लग गई। अब एक प्रॉब्लम ये भी आ गया कि कंज्यूमर के पास पहले एक लिमिटेड मार्केट होती थी, छोटी सी मार्केट होती थी, वो मार्केट में जाता था और वहीं पे जो शख्स प्रोड्यूसर था वो प्रोडक्ट लेकर आता था और वो वहां पे सेल आउट करके चला जाता था। अब कंज्यूमर के पास क्या हुआ, कंज्यूमर के पास बहुत ज्यादा नॉलेज के जराए हो गए, नॉलेज बहुत ज्यादा तरीकों से आने लग गई, टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंट हो गया। अब देखें, लेट सपोज जब आप पहले की बात करते हैं तो जो हमारा ये अंडर डेवलप्ड नेशन थे, इनके पास टेलीविजन की कोई कंडीशन नहीं थी। तो जब टेलीविजन आया तो क्या हुआ, उन्होंने अपनी ब्रांडिंग करना शुरू की, उन्होंने इन्फॉर्म करना शुरू किया कि भाई साबुन से हाथ धो, आपने जो है साबुन से हाथ धोना शुरू कर दिया। फिर आपने बहुत सारी और चीजें अपने अंदर अपनी लाइफ में रूटीन में ऐड करते चले गए। जब जो आपकी नेसेसिटीज हैं, नॉट नेसेसिटीज मगर आपको नेसेसिटीज बना दिया गया क्योंकि वो इस तरह की इंफॉर्मेशन मार्केट में क्रिएट करते रहे। तो इकोनॉमिकली भी देखा जाता है तो वो इंफॉर्मेशन मार्केट के अंदर रिवॉल्व करते हैं, बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, आपकी जो सिस्टमैटिकली आपकी जो साइकोलॉजिकली इफेक्ट होता है वो आपका बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो कंज्यूमर क्या करता है, फिर उसकी डिमांड बढ़ जाती है, वो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करने लगता है डिमांड को। फिर वो कहता है यार मैं इससे भी ज्यादा अच्छी चीज को यूज करूं, मैं इससे ज्यादा अच्छी चीज पे यूटिलाइज करूं या इससे अच्छी चीज पर डिपेंडेंट हूं। तो ये तमाम चीजें जो है कंज्यूमर के लिए भी एक अजीब सी कंडीशन क्रिएट कर देती है मार्केट के अंदर। तो यहाँ भी एक थ्योरीज का एक इन्फ्लेशन आया और वहां पे एक नई डेवलपमेंट आई थ्योरीज के अंदर, जिसमें उन्होंने देखा कि लेमन की डिमांड एक थ्योरी देखी गई। हमने इस तरह की कई थ्योरीज देखी जो हमारे पास देखी जाती है कि वक्तन पर वक्तन आती थी, बहुत शॉर्ट टर्म के लिए आई, मगर उन थ्योरीज की अपनी जगह एक हैसियत है। तो ये एक रिसेंट डेवलपमेंट हुई इन थ्योरीज के अंदर। अब क्या हुआ, एक और कंडीशन ये हुई कि इकोनॉमी के पास बहुत सारे इकोनॉमिस्ट आए जिन्होंने नए तरीके और नई जिद्दत के तरीके का आगाज किया और उन्होंने एक्सप्लेन किया कि नए तरीके से हम वो किस तरह से अर्निंग कर सकते हैं या किस तरह से हम मॉडल को परफेक्टली मार्केट में बना सकते हैं। देखिए, बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स निकली जिनसे मॉडल्स प्रिपेयर हुए। मॉडल्स प्रिपेयर होने के बाद कंज्यूमर बिहेवियर्स के मॉडल निकले। फिर क्या हुआ, इकोनोमेट्रिशियंस ने बहुत ज़्यादा काम किया, इकोनोमेट्रिशियंस ने भी इन्वेस्टमेंट लाए। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि मार्केट में मजीद रिसेंट डेवलपमेंट्स होती चली गई माइक्रो इकोनॉमिक लेवल पर। माइक्रो इकोनॉमिक लेवल पर भी अगर कहें तो इकोनॉमिक लेवल पर भी बहुत ज्यादा चेंजेस आते रहे, क्योंकि उसमें क्या हुआ, उसमें जो इकोनोमेट्रिशियंस थे वो अपने अपनी तरीके के तज्जिए पेश करते रहे, अपनी अपनी तरीके की नई नई सोचें लाते रहे, जिसकी वजह से क्या हुआ कि इकोनॉमिकली आज हम देखते हैं जो हमारी आज की सिचुएशन है उसमें बहुत ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करता है। अब वही बात है कि जैसे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट सब्स्टिट्यूशन हैं, ये हैं, पहले इम्पोर्ट एक्सपोर्ट नहीं थी, इकोनॉमी सिर्फ 2 सेक्टर हुआ करती थी, बनाया बेचा, बस वही इकोनॉमी होती थी। लेकिन अब जो है वो 3 सेक्टर हुई, फिर 3 सेक्टर से 4 सेक्टर इकोनॉमी में चली गई। अब जब 4 सेक्टर इकोनॉमी में गई तो वहां पर क्या हुआ, 4 सेक्टर में 3 सेक्टर में क्या हुआ, आपकी वेलफेयर ऐड कर दी उन्होंने। वेलफेयर के साथ पर उन्होंने क्या किया, उन्होंने आपकी जो इकोनॉमी थी उसको मजीद इनहेंस करते चले गए। तो जब इनहेंस करा तो उसमें मजीद जो देखा जाता है तो वो मजीद उसके अंदर डेवलपमेंट होती चली गई और इकोनॉमी मजीद एलोबरेटेड होती गई। तो ये सिस्टम यहाँ देखा जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट सिस्टम है जिसको हमें यहाँ डिस्कस करना चाहिए और उसको डिस्कस इसलिए भी किया जाता है कि बीइंग इकोनॉमिस्ट आपको ये तमाम चीजें समझ आ जाएं। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद इकोनॉमी में मजीद इंट्रैक्शन हुआ, स्टैटिकल डेटाज आए, स्टैटिकल रिसर्चेज आना शुरू हुई, लोगों से पूछा जाने लगा, इंफॉर्मेशन कलेक्शन शुरू कर दी। तो उसमें भी मार्केट में बड़ी डिमांड के बारे में और कंज्यूमर रैशनैलिटी के बारे में बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन मिलना शुरू हो गई। तो फिर वहां भी देखा जाता है कि वहां भी जो इकोनॉमिकली बेनिफिट्स थे वो इंक्रीज हो गए। फिर उसके बाद क्या हुआ, डिमांड का मजीद अच्छे से एनालिसिस होने लगा। फिर क्या हुआ,
फिर आपके पास रैशनैलिटी के बारे में बड़ी अच्छी पोजीशन क्लियर हुई, क्योंकि आपने रिसर्च शुरू कर दी, लोकल लेवल पर रिसर्च करने लगे, आप अब्रॉडर लेवल पर रिसर्च करने लगे, जिसकी वजह से क्या हुआ, आपका एक अच्छा सा इमेज क्रिएट हो गया। अब वो जो इमेज क्रिएट हुआ, उस इमेज को क्रिएट करने के लिए आपने मजीद जो है स्टैटिकल टेक्निक्स अप्लाई करना शुरू कर दी, मजीद टेक्निकल असिस्टेंट आए, लोग बहुत ज़्यादा टेक्निकली असिस्ट करने लगे। फिर आपने सोशल मीडिया को देखा होगा, अक्सर सर्वेज आ जाते हैं सोशल मीडिया पे, वो जो सर्वेज आते हैं वो भी सर्वेज इसीलिए आते हैं कि इकोनॉमिकली उसमें बड़ा करंटली चेंज आ रहा है और जो मार्केट है वो बहुत ज़्यादा डिजिटलाइज साइड पे जा रही है। हमने इसके एग्जांपल्स को भी डिस्कस करना है क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये हम बीइंग एग्जांपल डिस्कस करेंगे जब हम डिजिटल मार्केटिंग में पहुंचेंगे, क्योंकि अभी मैं होटल जो मैनेजमेंट पढ़ा रहा हूँ तो वो भी इसीलिए पढ़ा रहा हूँ कि वो एक इकोनॉमी का एग्जाम्पल दे रहा है आपको, एक माइक्रो इकोनॉमिक लेवल पर एक एग्जाम्पल प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ ये कंडीशन देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हैं वो इन तमाम चीज़ों से होकर गुजरी हैं और इन्हीं चीज़ों से मिलकर बनी है। जब आपने स्टैटिकल टेक्निक्स को लगाया, मीन मोड मीडियन से ज़्यादा आगे चले गए, आपने मजीद डीपर करके उसको देखा, जब आपने मजीद डीपर करके देखा तो आपको मार्केट की एक्चुअल डिमांड आपके सामने नजर आ गई और आपको समझ आ गया कि कैसे डील हो रहा है। अब क्या हुआ, अब अगर देखते हैं रिसेंट डेवलपमेंट में, तो जब हम तमाम स्टडीज़ को देखते हैं तो हमें ये समझ आता है कि हमारी जो डिमांड है वो बहुत तेजी से डायनामिकली शिफ्ट हो रही है। डायनामिकली शिफ्ट ऐसे हो रही है कि उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं वक्तन फ़वक्तन। अब लोग बहुत सारे देखें, अब बीच में पैंडेमिक आया, पैंडेमिक में क्या हुआ, लोग ऑनलाइन के ऊपर चले गए, ऑनलाइन से शॉपिंग करने लग गए, ऑनलाइन से शॉपिंग करने लग गए तो जो डिमांड जिन कंज्यूमर्स के पास, जिन शॉपकीपर या जो भी लोग थे जो कि हैंड टू हैंड बेचना चाहते थे, उनको बड़ा मसला हुआ क्योंकि उनकी जो प्रोडक्ट और जो चीज़ें थी वो वहीं की वहीं रह गई। ठीक है, फिर उसके बाद उन्होंने देखा कि ऑनलाइन लोगों ने खरीदना शुरू कर दिया, ऑनलाइन खरीदो फरोख्त शुरू हो गई, उसका बिल्कुल सिनेरियो ही बदल गया, मार्केट का सिनेरियो बदल गया। मार्केट क्या हुआ, डिजिटल मार्केट के ऊपर मूव कर गई, यहाँ एक प्रॉब्लम आया। फिर अगर हमने देखा इस तरह से कई रेजिलेंसीज अब मार्केट के अंदर मौजूद हैं। पहले क्या था कि स्टैटिक मार्केट हुआ करती थी, टू सेक्टर इकोनॉमी होती थी, प्रोडक्शन होती थी और प्रोडक्शन के बाद उसकी कंजप्शन होती थी। अब क्या हुआ, प्रोडक्शन कंजप्शन फिर वेलफेयर ऐड हुई, फिर वेलफेयर ऐड होने के बाद फिर उसके बाद इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स ऐड हुई। ठीक है, जब इंटरनेशनली आपने डील करना शुरू कर दिया, ठीक, फिर जो कंट्री के माबैन ताल्लुकात बने, उस ताल्लुकात से क्या हुआ कि आपके इंटरनेशनल रिलेशन बनना शुरू हो गए, बीइंग ए ट्रेडिंग। ठीक है, फिर क्या हुआ, रिसोर्सेज जब स्कैरस हुई तो फिर क्या हुआ कि इंटरनेशनल इकोनॉमी की तरफ भी बहुत ज़्यादा फोकस जाने लगा। तो आपकी जो इकोनॉमी थी वो पहले टू सेक्टर हुआ करती थी। जब हमने रिसेंट डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक डिमांड यानी मार्केट डिमांड के अंदर हमने रिसेंट इकोनॉमिक थ्योरीज को पढ़ा तो वहाँ ये देखने को मिला हमें कि हमारी जो चीज़ें थी वो शिफ्ट होना शुरू हो गई, उनमें जल्दी जल्दी शिफ्ट आने लगा, मूव आने लगा।